हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट के पार्ट 2 की, वो टॉपिक्स जो पार्ट 1 में रह गए थे। सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये लिविंग होता है, कलरलेस, सेमी ट्रांसपेरेंट और ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंजाइम, सॉल्ट्स और भी बहुत सारे, जो कि डिजॉल्व या कोलॉइडल स्टेट में मिल सकते हैं। साइटोप्लाज्म में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिविंग इंक्लूजन्स या सेल ऑर्गेनल्स भी कह सकते हैं उनको, और दूसरा नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। लिविंग सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो वो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल की। उसमें यूनिट मेम्ब्रेन होता है, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सारे सेल ऑर्गेनल्स का। यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है? रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बेसिस पे प्रपोज किया कि यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो 4 लेयर से बनी होती है। 2 प्रोटीन लेयर होती है और 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं। जो लिपिड की लेयर होती है वो 2 प्रोटीन लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। मिडिल बायमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड लेयर जो होता है वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, और जो दोनों प्रोटीन लेयर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। फ्लूइड मोज़ैक मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो इसे एक्सेप्ट किया गया वाइडली, जो कि किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। इस मॉडल के हिसाब से जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शनल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। ये एक तरह का डायनामिक सिस्टम होता है जिसमें कि लिपिड और प्रोटीन होते हैं और कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। जो प्रोटीन मेम्ब्रेन होते हैं, प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्सट्रेंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक। एक्सट्रेंसिक की बात करें, ये पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। ये सॉल्यूबल होते हैं और रीडली डिसोसिएट करते हैं फ्रॉम मेम्ब्रेन। इंट्रिंसिक की बात करें, ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, और ये रिलेटिवली इनसॉल्युबल होते हैं और डिसोसिएट करते हैं डिफ़िकल्टी से, मतलब डिसोसिएट होने में उसे डिफ़िकल्टी होती है। इन ए प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। ये शो करता है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि रेगुलेट करता है मटेरियल के फ्लो को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये आउटरमोस्ट लेयर होती है जो कि सेपरेट करती है सेल को बाहरी एक्सटर्नल सराउंडिंग से इन एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। इसे प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर शो करती है, यानी कि इसमें भी वही लेयर्स हो जाएंगी 4। इसका फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एनक्लोज करता है सेल को, और इसी वजह से वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह। ये सेल शेप को भी प्रोवाइड करता है एनिमल सेल में, और ये रेगुलेट करता है केमिकल एक्सचेंज को सेल्स और सराउंडिंग के बीच में। सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर कैसे जाते हैं, किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वाटर एंटर करता है ऑस्मोसिस से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स का या सेल्स का, वो इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में एक, जो कि क्या करता है? इनगल्फ करता है लार्ज पार्टिकल्स को, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसा करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और जो अगर वो लिक्विड मटेरियल को अंदर ले रहा है तो इस प्रोसेस को पाइनोसाइटोसिस कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सोसाइटोसिस भी करता है और एंडोसाइटोसिस भी करता है।
राइट। देन नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मेरे पिछले वीडियोस और शॉर्ट्स में। मैं अब फिर से आपको शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है सेल के। ये इलैबोरेट सिस्टम होता है मेम्ब्रेन का, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और स्पेसेस भी होती है इनके बीच में। जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड रहती है और ये जा सकती है मार्जिन ऑफ सेल तक। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। पहला तो सिस्टर्न, ये लॉन्ग फ्लैट सैक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है। क्या ये वेजिकल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है? ये ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीसरा ट्यूब्यूल्स, ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है। अब बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। पहला स्मूथ या ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं रहता है उसकी मेम्ब्रेन पे। दूसरा होता है ग्रैन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम इसमें अटैच रहता है इसकी मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में राइबोसोम नहीं होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है इन ऑल। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे लिविंग सेल में प्रेजेंट रहेगा ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म करता है, यानी कि इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। और दूसरा फंक्शन है ये साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। ये न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म करता है न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में। ये लिपिड सिंथेसिस भी करता है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन भी करता है और ये सिंथेटिक प्रोडक्ट को स्टोर भी करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो राइबोसोम प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम, इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो स्मॉल स्फेरिकल लॉन्ग रॉड्स या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो एवरेज लेंथ होती है वो 3 से 5 मिलीमीटर की हो जाएगी और डायमीटर उसकी 0.2 से 2 मिलीमीटर तक की हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, बट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। हर माइटोकॉन्ड्रिया 4 डिस्टिंक्ट सब रीजन में डिवाइड रहता है: आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो मैट्रिक्स होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत फोल्डेड होती है और शीट लाइक या ट्रिब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। ये प्रोजेक्ट करती है इंटीरियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन को, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस होता है मैट्रिक्स, और इसमें एंजाइम होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लिक एसिड और भी चीज़ें होती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें स्मॉल बॉडीज़ भी प्रेजेंट रहती है, जिन्हें ऑक्सीजोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन इसकी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे पॉपुलरली पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करती है। क्योंकि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही वही ऑर्गेनल है जो कि रेस्पिरेशन का काम करेगी और उसे कंजर्व करेगी एनर्जी में एटीपी के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ऑक्सीडाइज होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये स्टोर होगा एटीपी के फॉर्म में। जो एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर वेरियस वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ इन सेल के लिए। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ओवल होते हैं, फ्लैट होते हैं और स्फेरिकल डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। और प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी और एनिमल्स में ये नहीं देखे जाते। ये परफॉर्म करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि ये फूड का सिंथेसिस करते हैं
और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फोटोसिंथेसिस का भी सिंथेसिस करते हैं। प्लास्टिड स्ट्रक्चर, पिगमेंट और फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इसका काम फूड को स्टोर करना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एक्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अकर होता है इन स्टोरेज सेल ऑफ रूट्स में या अंडरग्राउंड स्टेम्स में। ये वहीं पे पाया जाएगा जहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होगी। ल्यूकोप्लास्ट जो था वो नाम आफ्टर किसके बाद आया, टाइप ऑफ फूड के हिसाब से उसका नाम रखा गया। जैसे कि अगर वो स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो उसे कहेंगे एमाइलोप्लास्ट, या अगर वो फैट को स्टोर कर रहा है तो उसे कहेंगे एलायोप्लास्ट। अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो उसे कहेंगे प्रोटियोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। ये प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के पेटल्स में या पके हुए फ्रूट्स में। ये स्फेरिकल, एंगुलर और इलोंगेटेड होते हैं शेप में। इसका मेन पिगमेंट जो होता है क्रोमोप्लास्ट का वो एंथोसियानिन होता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं सारे यूकैरियोटिक सेल्स में। ये इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में, यानी कि इसका काम फोटोसिंथेसिस करने का होता है। प्लांट्स में जो मोस्ट क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लीफ के मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है ऑफ यंग सिस्टम या फिर स्टेम या फिर पैरेंकाइटस या कॉलिनकाइमेटस टिश्यूज़ में भी ये पाया जाता है, जो कि लाइट के एक्सपोजर में होते हैं। शेप, साइज, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट प्लांट्स में। इन हायर प्लांट्स की बात करें, क्लोरोप्लास्ट फ्लैट होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है और एलिप्टिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये 4 से 10 मिलीमीटर की डायमीटर का हो जाएगा और इसका नंबर 10 से 80 पर सेल हो सकता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रिवील करता है क्लोरोप्लास्ट के 3 पार्ट्स को। पहला तो एनवेलप, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स ग्राना को ही फॉर्म करेगा। एनवेलप क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें स्टार्च ग्रेन्स होता है, और ये एनवेलप जो होता है वो स्ट्रोमा को सराउंड करता है। स्ट्रोमा जो होता है वो होमोजेनस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें कि स्टार्च ग्रेन होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये सेवरल फ्लैट सैक लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थाइलाकोइड्स कहलाते हैं। और थाइलाकोइड्स अगर स्टैक में प्रेजेंट है एक के ऊपर एक तो उसे ग्राना कहते हैं। ठीक, 10 से 100 थाइलाकोइड्स जब एक साथ प्रेजेंट हो तो वो ग्रानम होता है। ग्राना इंटरकनेक्टेड रहते हैं थाइलाकोइड एक्सटेंशन से जिन्हें स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन शो करता है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को, जिसमें कि आउटर और इनर प्रोटीन लेयर पाई जाती है और मिडिल फॉस्फोलिपिड लेयर, जो कि सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था। इसके प्रेजेंस की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, थाइलाकोइड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ग्रीन होता है। जनरली प्लांट्स में 3 तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स 2 तरह के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इसका फंक्शन, इसकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, और जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो सारे ग्राना पार्ट में होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ग्राना पार्ट में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और एनर्जी का यूटिलाइजेशन एनएडीपी रिडक्शन और एटीपी फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है। डार्क रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है, और इसमें CO2 का रिडक्शन होता है बाय एनर्जी को यूज़ करके ऑफ एटीपी और रिड्यूस एनएडीपी को यूज़ करके। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं डार्क रिएक्शन के टाइम पर। 10 जो CO2 और वाटर है
वो भी यूज़ होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ताकि हमारा कार्बोहाइड्रेट बन सके और O2 हमारा निकल सके। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्गी बॉडी या डिक्टियोसोम्स। गोल्गी बॉडीज जो थे वो पहली बार डिस्क्राइब किए थे कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इन एनिमल सेल। गोल्गी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। ये जो डिक्टियोसोम्स हैं वो प्लांट सेल में ही देखे गए थे पहली बार। ये स्टैक होता है 3 से 20 फ्लैट स्लाइटली कर्व्ड सैक्स का, जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक वेजिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड ऑफ सिस्टर्ने पे। वेजिकल और जो सिस्टर्ने होते हैं उनमें स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन होती है और ये फिल होते हैं लिपिड रिच फ्लूइड से। वेजिकल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं किसी पॉइंट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रीशन का होता है और स्टोरेज का होता है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं। प्लांट्स में जो डिक्टियोसोम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट सिक्रीटरी फंक्शन करते हैं इन सेल वॉल फॉर्मेशन में। ये हेल्प करते हैं हार्मोन के फॉर्मेशन में भी। ये लाइसोसोम्स भी फॉर्म करते हैं। ये एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स में भी पाए जाते हैं। इसका काम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी होता है और ये जो है वो एक्ट करता है कंडेंसेशन मेम्ब्रेन की तरह और एक्यूमुलेट करता है एंजाइम को, म्यूकस को, हार्मोन को एक्सेट्रा। ये कंडेंस करता है मटेरियल को इन सेक्रेटरी वेसिकल्स। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स पहली बार किसने रिपोर्ट किए थे? क्रिस्टिन दे डुवे ने इन 1955। ये सब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनी हुई होती है लाइपोप्रोटीन से। ये डेंसली ग्रैनुलेटेड स्ट्रोमा होता है और इसमें लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट रहता है। इसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि एसिड हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, एसिड लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज एक्सेट्रा। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होते हैं उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये स्मॉल होता है, वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 0.4 मिलीमीटर साइज का हो जाता है। गोल्गी अपैरेटस इतने स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर्स का सेकेंडरी लाइसोसोम। ये कब फॉर्म होता है? जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज करते हैं तो उन्हें फैगोसोम या पाइनोसोम भी कह सकते हैं। इन्हें हेट्रोफैगोसोम्स भी कह सकते हैं। रेसिडुअल बॉडीज़ क्या होती है? एनगल्फ मटेरियल जो एनगल्फ किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में, और जो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो जो लाइसोसोम्स में होता है, तो उन लाइसोसोम को कहते हैं रेसिडुअल बॉडीज़। यानी कि वो लाइसोसोम जिसमें कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उन्हें रेसिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। अब एटोफैजिक वैक्यूल क्या होता है? कुछ लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स को भी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इन्हें एटोफैजिक वैक्यूल्स भी कहते हैं और साइटोलाइसोसोम्स या फिर ऑटोफैगोसोम्स भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? पहला तो डाइजेशन करना ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर पार्टिकल्स या फिर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। कभी कभी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उन लाइसोसोम्स को हम लोग ऑटोलिसिस कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस को ऑटोलिसिस कहते हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है इसी वजह से। एक्रोसोम पार्ट जो होता है स्पर्म का, उसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट रहते हैं और ये एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन करता है बाय डाइजेस्टिंग रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स। तो पार्ट 2 में बस इतना ही। आगे के सेल ऑर्गेनल्स मैं पार्ट 3 में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारी। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू so much for your cooperation and please like and subscribe my channel.